जय हिंद दोस्तों, सिविल सर्विसेज विथ नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी एक छोटी सी क्लास होने वाली है, लेकिन ये क्लास आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की हमारी टॉपिक है इन्फ्लेशन। आप देखोगे अपने एग्जाम में कि इससे हर साल आपको 2 to 4 क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो आज की हमारी बात होगी इन्फ्लेशन के ऊपर। कुछ आप सैम्पल क्वेश्चन देख लो, ये सारे आपके ओरिजिनल क्वेश्चन से लिए हुए सैम्पल क्वेश्चन है। इसे आप देख सकते हो, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन के टॉपिक से। इन्फ्लेशन होता क्या है? जब किसी भी कमोडिटी का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जब राइज कर जाता है तो वो क्या करती है, आपकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसको वो रिड्यूस कर देती है। इसे ही आप इन्फ्लेशन कहते हो शॉर्ट टर्म में। वहीं डिफ्लेशन क्या होता है? जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जब डिक्रीज हो जाता है तो उसे आप डिफ्लेशन कहते हो। तो ये दोनों टर्म के मतलब को आप समझ के चलना। यही सिंपल मीनिंग अगर देखें कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मोर मनी, मतलब आपके इकॉनमी में जो मनी है उसका जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वहीं डिफ्लेशन का अगर सिंपल मतलब देखें तो क्या होगा कि जो इकॉनमी है उसमें अब लेस मनी है। तो ये हो गया बात इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का। इस टर्म को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। यही दो टर्म देख लो आप, एक टर्म है इन्फ्लेशनरी गैप, दूसरा टर्म है डिफ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है? सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये इंडिकेट कर रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई और ये इंडिकेट कर रहा एग्रीगेट डिमांड। तो जब एग्रीगेट डिमांड फ्लक्चुएट करके ऊपर की ओर जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसे ही आप इन्फ्लेशनरी गैप कहोगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपका। वहीं डिफ्लेशनरी गैप क्या होगा वो देख लो आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। जब डिमांड रिड्यूस हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप क्रिएट हो रहा है इसे आप कहोगे डिफ्लेशनरी गैप। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा है तो देख लो आप उसके बारे में कुछ, किस किस कारण से। इसमें क्या होगा आपका इन्फ्लेशनरी गैप में? मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा पंप हो रहा है इकॉनमी में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ जो नेट एक्सपोर्ट होगा वो आपका इंक्रीज होगा। तो इसके कारण आपका इन्फ्लेशनरी गैप होगा। वहीं डिफ्लेशनरी गैप देख लो आप, जब मनी सप्लाई आपकी इकॉनमी में रिड्यूस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट करेगा। आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब कुछ देख लेते हैं रोल मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा होता है? तो आरबीआई के द्वारा। वहीं फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा होता है? तो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल देखते हैं, किस लिए? टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सके। इसलिए अगर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आप डिमांड को मार्केट से कम कर दो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है किसके लिए? टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। तब इनका क्या क्या रोल होता है, ये कैसे कैसे इनको कंट्रोल करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, इसको आप क्या क्या और कह सकते हो? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, फिर से आपका हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आपका कुछ नाम है, इसको आप ध्यान रख लेना। वहीं इसमें क्या करेगी आरबीआई? तो जो आपका सीआरआर है, एसएलआर है, उसको इंक्रीज कर देगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपके बैंक है उनकी जो लैंडिंग है वो अब कम हो जाएगी। तो जो लैंडिंग कम होगी तो बैंक अब क्या करेगी कि अपनी जो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो अब इंक्रीज कर देगी। तो जब बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी, जो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब मनी क्या हो गया? महंगा हो गया। तो ये चीज़ें आई होप सीआरआर एसएलआर समझ में आ रहा होगा। वहीं आप देख लो रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या है? जब बैंक आरबीआई से पैसा लेती है उसे आप रेपो रेट कहते हो। वहीं रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? जब बैंक अपनी एक्स्ट्रा मनी को आरबीआई में रखती है उसे आप रिजर्व रेपो रेट कहते हो। ये भी मेजर यूज कर सकते हैं आरबीआई, किस लिए?
टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। तो इसे ये क्या करेंगे, आरबीआई इंक्रीज कर देंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसे आरबीआई इंक्रीज कर देंगे। तो इससे भी आपका मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। वहीं देख लो नेक्स्ट है अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को मार्केट में सेल करती है ताकि जितने भी एक्स्ट्रा मनी है, जितने भी एक्स्ट्रा मनी आपके मार्केट में है उसे वो रिड्यूस कर सके, उसे वो सक कर सके। तो इसे ही आप ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हो। ये भी जो टूल है ये अपनी आरबीआई यूज करती है टू कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू रिड्यूस मनी सप्लाई। तो अगर मनी सप्लाई रिड्यूस होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद देखो इसका, इन दोनों का इम्प्लीकेशन देख लो आप क्या हो सकता है। बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, वही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होगा वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई का है, जब ये कॉन्टेक्शनरी मेजर यूज होगा तो इसमें आप देखोगे जो बॉन्ड प्राइस है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। अगर बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा तो वहीं आपका बॉन्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों हमेशा याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। जब बॉन्ड प्राइस रिड्यूस होगा तो आपका बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ये किसके द्वारा है, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज कर देती है। तो गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग को डिक्रीज करेगी तो मनी सप्लाई फिर से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपका क्राउडिंग इन इफेक्ट क्रिएट करता है। क्राउडिंग इन इफेक्ट का क्रिएट का मतलब क्या हो गया कि सपोज गवर्नमेंट अब अपनी जो स्पेंडिंग है वो तो रिड्यूस कर दी। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कर दी तो जो बैंक के पास पैसा है अब वो बैंक प्राइवेट एंटिटी को लेंड करेगा, प्राइवेट एंटिटी को लेंड करेगा विथ लो इंटरेस्ट रेट। अब जो प्राइवेट एंटिटी हैं वो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे। तो इसे ही आप क्राउडिंग इन इफेक्ट करते हो। जब प्राइवेट एंटिटी मार्केट में आते हैं उसे ही आप क्राउडिंग इन इफेक्ट कहते हो। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। उसके नेक्स्ट देख लो, टैक्स इंक्रीज कर देगी, जो टैक्स परसेंटेज है वो इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उससे क्या होगा, जो भी डिस्पोजेबल इनकम है, जो किसी भी कमोडिटी को खर्च करने के लिए एक हाउस होल्ड यूज करते हैं उसे आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हो, वो आपका कम हो जाएगा। वहीं देख लो डेफिसिट भी आपका कम हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दी है तो उनकी जो बजट डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। बजट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा तो उनका जो बजट है वो अब क्या हो जाएगा, सरप्लस बजट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं इसी के अपोजिट। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके अपोजिट देख लो, जब आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फिस्कल पॉलिसी के हेल्प से जब एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करे, अब रिड्यूस नहीं करेगी अब इंक्रीज करेगी, तो बिल्कुल इसी के अपोजिट अब चीजें चलेगी। अब देख लो यहाँ पे रोल ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। मतलब ये चाह रही है कि अब गवर्नमेंट और आरबीआई की इकोनॉमी में जो मनी है वो अब पंप हो, मतलब इकोनॉमी मनी इंक्रीज हो। इसे ही आप क्या कहते हो, अगर यहां पे ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, यहां पे ये फिस्कल पॉलिसी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी इसी को आप क्या कहोगे, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, इजी, एक्सपेंशनरी, चीप एंड डॉविस मॉडल। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। वहीं देखो अब क्या करेगी आरबीआई, सीआरआर एसएलआर को रिड्यूस कर देगी, इससे मनी पंप होगा इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ेगा। रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो रेट, इससे भी कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। वहीं देखो OMO होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई, इसमें आरबीआई अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट से बाई करेगी, मार्केट से बाई करेगी। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई मार्केट से बाई करेगी तो अब वो मार्केट में मनी को पंप करेगी, मनी इंक्रीज करेगी। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो आप, बैंक इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया, ये दोनों जब रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में रिड्यूस होगा। अब यहां पे देख लो, अगर ये चीजें होगी, जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो उस समय आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा तो आपके बॉन्ड यील्ड जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहां देख लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करेगी। अब गवर्नमेंट जो है अब वो अपने बजट से स्पेंड करेगी। तो जब बजट से स्पेंड करेगी
तो अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट होगा। कैसे इफेक्ट क्रिएट होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोज बैंक से लोन ले ली, बैंक से लोन ले ली, तो बैंक के लिए सबसे सेफ क्या होगा कि वो गवर्नमेंट को लोन दे। वो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए, अब जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं उनके लिए अब पैसा नहीं रहेगा, तो अब उनके लिए पैसा नहीं रहेगा तो उनके लिए क्या होगा, जो लोन भी होगा भी तो वो अब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए क्रिएट करता है। साथ ही साथ टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, बजट डेफिसिट होगा, इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। तो ये दोनों टर्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। इससे अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, कुछ आउटकम देख लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन यानी जो आपका मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है, साथ ही साथ एग्रीगेट जो डिमांड है वो भी ज़्यादा हो रहा, और परचेजिंग पावर पैरिटी है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ जो मनी का वैल्यू होगा, मनी का जो वैल्यू होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी कुछ कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना। अब एक एक करके देख लेते हैं इन्फ्लेशन का आउटकम। सबसे पहले रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, जो आपका इनकम जो आप खर्च कर रहे हो वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मनी का वैल्यू होगा वो अब डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए। सेकंड देख लो, रिड्यूस कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड, हायर टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। फोर्थ, रिड्यूस परचेजिंग पावर, ये हमारी बात हो गई। नेक्स्ट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे फिलिप्स कप देख लेना। फिलिप्स कप में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन, फिलिप्स कप कहता क्या है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, यही आपका फिलिप्स कप कहता है। तो ये भी, इसका भी इन्फ्लेशन का इम्प्लीकेशन ये भी है। साथ ही साथ रूपी आपका डेप्रिसिएट हो जाएगा, मतलब रूपी का वैल्यू अगर पहले $1 में आपका 85 रुपीज़ होता था तो अब $1 में 95 रुपीज़ हो जाएगा। इसी को आप रूपी डेप्रिसिएशन भी कहते हो। नेक्स्ट देख लो, अब ये जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये किसे बेनिफिट करेगा, किसे ये इफेक्ट करेगा। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो बोरोवर को बेनिफिट करता है, वहीं जो लेंडर होंगे वो उसे सफ़र करेंगे। कैसे? सपोज 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ एक लेंडर ने बोरोवर को 100 रुपीज़ दिया फॉर 5% इंटरेस्ट, ऐसा समझ लो। तो 1 ईयर बाद क्या होगा कि ये जो, अब 1 ईयर बाद क्या होगा कि जो बोरोवर है वो लेंडर को 105 रुपीज़ देंगे, लेकिन ये 105 रुपीज़ क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ है ये अब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। मतलब उस समय आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी 5% या उसके अबव हो जाएगा, सपोज 6% हो गया। इसमें क्या आप देख रहे हो कि जो बोरोवर है उसको इससे नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन लेंडर को नुकसान हो रहा, क्योंकि उससे कुछ गेन, किसी भी मॉनेटरी वैल्यू का गेन नहीं हुआ। साथ ही साथ बोरोवर को एक्स्ट्रा मनी नहीं देना पड़ा, इससे फायदा हो गया। इसीलिए जब इन्फ्लेशन होता है तो आपके बोरोवर को बेनिफिट करता है और साथ ही साथ लेंडर को इफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो डेटर होते हैं, जो उधार लेते हैं, उसे भी बेनिफिट करता है। बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उसे ये नुकसान करता है, उसे ये इफेक्ट करता है। आई होप ये दोनों पॉइंट भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं और बात कर लेते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ रूपी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अब एप्रिसिएशन ऑफ रूपी क्या होता है? सपोज $1 का वैल्यू 85 था, अब आपका रुपीज़ जो है वो एप्रिसिएट हुआ। अब क्या हो गया, $1 का वैल्यू 80 रुपीज़ हो गया। इसे ही आप एप्रिसिएशन ऑफ रूपी कहते हो। वहीं डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी किसे कहोगे? $1 का वैल्यू 85 हो गया, अब $1 का वैल्यू 95 हो गया कुछ ईयर के बाद, तो इसे आप डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी कहोगे। एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन रुपीज़ डिमांड। जब रुपीज़ का डिमांड मार्केट में इंक्रीज होता है, अब ये इंक्रीज कैसे होगा, एक एग्जांपल समझना। सपोज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए विथ 100 करोड़ रुपीज़, वो 100 करोड़ रुपीज़ अभी डॉलर के फॉर्म में है, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई को जो फॉरेक्स रिजर्व होगा वहाँ पे, वो जहाँ पे एक्सचेंज होगी उसे वो डॉलर के फॉर्म में देंगे। साथ ही साथ वो डिमांड करेंगे अब रुपीज़ को। तो जब वो रुपीज़ डिमांड कर रहे हैं, मतलब क्या है कि रुपीज़ का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जब रुपीज़ का वैल्यू बढ़ेगा तो रुपी आपका एप्रिसिएट होगा। इसको काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, अब वो डॉलर खरीदेगी। तो जब डॉलर आरबीआई खरीदेगी तो वो अब डॉलर का वैल्यू बढ़ा रही है, ताकि जो आपका रुपीज़ का जो वैल्यू है वो थोड़ा डेप्रिसिएट हो जाए, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, आरबीआई बाई डॉलर फ्रॉम द मार्केट टू काउंटर इट। अब इसका कुछ पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंपोर्टर इससे बेनिफिट होंगे, एक्सपोर्टर इससे इफेक्ट होंगे। कैसे?
जब एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ होगा तो जो भी फॉरेन से सामान आएगा, अब उसे $1 के लिए अब उसे 70 रुपीज़ देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इंपोर्टर को बेनिफिट होगा, लेकिन ये एक्सपोर्टर जो है उनको अब कम पैसा मिलेगा, उससे ये एक्सपोर्टर को इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ दो इन्फ्लेशन होगा, एफडीआई एफएफआई फ्लो ज़्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, नेट एक्सपोर्ट जो है वो भी आपका डिक्रीज होगा, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का डेट है वो भी आपका रिड्यूस होगा। तो इसको आप एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ को समझ लेना। नेक्स्ट अब देख लो, जब डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ होगा तो उससे क्या होगा, आपका डिमांड ऑफ रुपीज़ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ करेंसी भी डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा, साथ ही साथ इंपोर्टर को ये इफेक्ट करेगा, सेम अपोजिट हो जाएगा। इन्फ्लेशन आपका हाई हो जाएगा क्योंकि रुपीज़ का वैल्यू कम हो गया, नेट एक्सपोर्ट है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ होगा ये आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट को क्रिएट करता है, क्योंकि इंपोर्ट का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट के वैल्यू से। साथ ही साथ आपके एफडीआई एफएफआई ये भी आपके डिक्रीज होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे, साथ ही साथ रेमिटेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो फॉरेन से अब जो मनी आएगी, जो भी लेबर क्लास होंगे जो फॉरेन में होंगे, वो जो अब मनी भेजेंगे वो अब रुपीज़ के फॉर्म में अब उनकी वैल्यूज जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए रेमिटेंसेज अब बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का जो डेट है वो भी अब बढ़ जाएगा। अब इसको काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सेल करेगी डॉलर को मार्केट में टू काउंटर इट। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तो एग्जाम के लिए एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, आउटकम ऑफ राइज ऑफ इन्फ्लेशन, रोल ऑफ आरबीआई टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड रोल ऑफ आरबीआई टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन इतने पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आपका आराम से 2 to 4 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। बस कंफ्यूज नहीं होना है कि रुपीज़ एप्रिसिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। आरबीआई को रोल ध्यान रखना है मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल याद रखना है फिस्कल पॉलिसी के हेल्प से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं, जैसे ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे डीवैल्यूएशन हो गए, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सिग्नोरेज, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डीवैल्यूएशन क्या होता है। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब कोई भी कंट्री, बस इसे आप अपने नोट डाउन में नोट करते रहना, जब कोई भी कंट्री जब इंटेंशनली अपने वैल्यू को, करेंसी के वैल्यू को रिड्यूस कर दे ताकि उसका जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो पाए, उसका जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो पाए, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में वो ज़्यादा कंपिटिटिव हो पाए, इसे ही आप डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हो। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, डीवैल्यूएशन किसे कहते हैं। अब वही सीपीआई, अर्बन रूरल कंबाइंड, ये देख लेते हैं। ये पब्लिश कौन करता है, बस देख लो आप, एनएसओ पब्लिश करता है, ठीक है। अब इसका बेस ईयर क्या है, तो आपका 2011-12 इसका बेस ईयर है। वहीं सीपीआई क्या है, सीपीआई जो है इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होता है, इस बात को ध्यान रखना, गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होता है। लेकिन डब्ल्यूपीआई पे होलसेल वाले में गुड्स और सर्विस नहीं, सिर्फ गुड्स इंक्लूड होता है, इसमें आपका सर्विस इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये होलसेल के बारे में बात कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आप, सिग्नोरेज। सिग्नोरेज क्या होता है, जब भी जो प्रॉफिट है, ये सिग्नोरेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मेड बाय गवर्नमेंट बाय इशूइंग करेंसी। जब गवर्नमेंट करेंसी को इशू करती है तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसे आप सिग्नोरेज कहते हो। ये टर्म को ध्यान रखना, ये पीवाईक्यू वगैरह में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देख लो आप 6, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब आपकी इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो जाए, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी हाई हो जाए, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो आपका डिक्रीज हो जाए, इसे आप स्टैगफ्लेशन कहते हो। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, इसे आप स्टैगफ्लेशन कहते हो। नेक्स्ट एक टर्म है और स्क्यूफ्लेशन। अब स्क्यूफ्लेशन क्या होता है कि कुछ फ्यू कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस जो हैं वो राइज कर रहे हैं, उसमें वो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, इसे ही आप स्क्यूफ्लेशन इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट अब देख लो आप हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, टोटल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी।
इसे आप हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हो। वहीं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब आप हेडलाइन इन्फ्लेशन से माइनस कर दोगे फूड एंड एनर्जी को, फूड एंड एनर्जी के जो ये भी आर्टिकल्स है, गुड्स एंड कमोडिटीज है, उसे आप माइनस कर दोगे तो आपका कोर इन्फ्लेशन दिखाता है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। यहां पे एक और टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर, इसे देख लो। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो भी इसका बेस ईयर होगा, इनटू 100, 2011-12। ये आपका क्या देता है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना, जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, ठीक है। अब उसके लास्ट आपको देख लो, एक और टर्म है, कोर इन्फ्लेशन हमारी हो गई, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट एक लास्ट टर्म है आपका फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या है कि जब आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपका रेवेन्यू से। रेवेन्यू आपका कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब आपका इनकम कम है लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट को क्रिएट करता है। अब फिस्कल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इस डेफिसिट को फाइनेंस करेगी। किसके मदद से? इंटरनल बोरोइंग करेगी, साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल बोरोइंग भी करती है। इंटरनल बोरोइंग प्लस एक्सटर्नल बोरोइंग, इससे गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करती है। और देखो आप, इस फाइनेंस करने का और सोर्स क्या है? सपोज गवर्नमेंट जो है ये क्या करेगी? आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, साथ ही साथ उसके बदले वो मनी रिसीव करेगी। ये तरीका आपका डेट फाइनेंसिंग का, अगर इंटरनल बोरोइंग हुआ तो। अब ये जो ऐसे अगर बोरोइंग को फाइनेंस किया जाए तो ये क्या करता है? ये लीड करता है। क्या लीड करता है? ये आपका इन्फ्लेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है। क्योंकि क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है वो तो आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई है वो आपका रिड्यूस ही रह गया, तो ये एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर देता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के डेट को और इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये एक फिर से क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये तीनों पॉइंट को भी ध्यान रखना, डेट को इंक्रीज कर देता है, इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है, साथ ही साथ क्राउडिंग आउट फिनोमेना क्रिएट करता है। आई होप फिस्कल डेफिसिट के भी पॉइंट आपके सारे क्लियर होंगे। अब इसके कुछ और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं कि आपका एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा, साथ ही साथ जो बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, जो भी लोन प्रोवाइड करती है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अब बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बीओपी क्राइसिस भी हो सकते हैं, बीओपी क्राइसिस की संभावना भी है। लास्ट सोवरेन रेटिंग भी आपका गिर सकता है। ये फिस्कल डेफिसिट का आपका डिसएडवांटेज हो गया। तो बहुत कम समय में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया। अब इसे आप यहां से ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन को ले लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, इकोनॉमिक ग्रोथ किससे कपल्ड होता है? तो वो होता है आपका इन्फ्लेशन से। वहीं नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं आप, ये क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, दैट मीन्स जो मनी सप्लाई मार्केट में है वो आपका ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोज बाय कर ली, आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेगी, तो आरबीआई उसके बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करेगी? मनी प्रोवाइड करेगी। तो ये मनी क्या होगा? ये मनी वापस आपके मार्केट में, मार्केट इकोनॉमी में ये पंप हो जाएगा। अगर ये इकोनॉमी में पंप हो गया तो ये फिर से मनी सप्लाई बढ़ा देगा। अगर ये मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो ये आपका इन्फ्लेशन फिर से राइज कर देगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू सेल, ताकि वो जितने भी एक्स्ट्रा मनी है इकोनॉमी में उसे वो सक कर सके। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहीं देख लो, आंसर निकल गया, 2 और 3 सही होगा। फिर भी 2 ऑप्शन पढ़ लो। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, मतलब रूपी का वैल्यू अब $1 इक्वल टू अब 100 रुपीज हो गया। आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर, बिल्कुल, अगर आरबीआई
डॉलर को सेल करेगा तो वो क्या करेगा, उसके बदले वो रुपीस लेगा, वो रुपीस के डिमांड को बढ़ा देगा। अगर वो रुपीस के डिमांड को बढ़ा देगा तो रुपीस अब एप्रिसिएट हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड देख लो, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सेकेंड और थर्ड ये दोनों आपका स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट से ही आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ये चारों में से जो सुटेबल आंसर होगा वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, हमने देख लिया, विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। सपोज एक ये भी आप एलिमिनेशन ट्रिक याद रखना, जब ओनली कहीं भी कुछ, ये ओनली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को क्रिएट कर देता है, तो कुछ एलिमिनेशन ट्रिक याद रखना। अगर ओनली स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया तो ये जनरली ऐसे स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें भी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फिस्कल पॉलिसी के हेल्प से कंट्रोल करती है, साथ ही साथ आरबीआई जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से कंट्रोल करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड देख लो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से कंट्रोल करती है। थर्ड देख लो, डिक्रीज मनी सप्लाई मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आप मनी सप्लाई को मार्केट से रिड्यूस कर दोगे तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लोगे, इन्फ्लेशन को भी आप रिड्यूस कर दोगे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। छोटे से टॉपिक थे, अप्रॉक्स हाफ एन आवर का टॉपिक था, लेकिन ये आपको एग्जाम में कुछ एज जरूर देगा। तो इसे आप इस वीडियो को जरूर देखना। कोई भी डाउट होगा, किसी भी जगह कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर कनेक्ट होना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच।